हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का वेलकम है। करंट अफेयर्स के सेशन में मैं कनीज फातिमा आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारा 12th सेशन है फ्रेंड्स, जो हम लोग एमसीक्यू के थ्रू करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। इसमें बेसिक्स भी मिले हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 12th सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए आप भारत में टाइगर रिजर्वों का दौरा किस क्रम में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये टाइगर रिजर्व अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस आते जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए प्लीज टाइगर रिजर्व के बारे में जरूर से पढ़िए, जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं या फिर जो भी हमारे बायोस्फीयर्स हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, उन सब के बारे में जरूर से जरूर जानकारी हासिल करें। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। हमें बताना है उत्तर से दक्षिण। ओके फ्रेंड्स, नॉर्थ टू साउथ जाना है। 2314 2143 2413 3214। सिंपल फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको सिर्फ एक भी पता है तो आप आसान से आंसर कर लेंगे, बट फिर भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर ये राजस्थान में है फ्रेंड्स। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है। देखिए अब हम लोग ये इसमें बाइफर्केट कैसे करेंगे अभी पता चल जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है फ्रेंड्स, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। तो देखिए राजाजी अगर है हमारा ये उत्तराखंड उत्तराखंड में है। तो देखिए अगर ये सिर्फ आपको 3 ही पता है तो 3 देखिए यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है, यहाँ 3 ऑप्शन डी है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के बाद 2 होता है, सरिस्का आता है, उसके बाद राजस्थान में पहले सरिस्का मिलेगा, फिर मुकुंदरा मिलेगा और उसके बाद लास्ट में बांधवगढ़ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सही हो गया। देखिए डी इज करेक्ट। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के हडौती क्षेत्र, देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्षेत्र क्योंकि एक ही में 2 दिया हुआ है तो हमें मैप लोकेशन अच्छे से पता होने चाहिए। ये राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला हुआ है। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा है। पहला है रणथंभौर, यहाँ पर टाइगर रिजर्व ज्यादा है। सरिस्का यहाँ भी टाइगर ये भी है, और उसके बाद मुकुंदरा, 3 टाइगर रिजर्व यहीं पे हो गए फ्रेंड्स। तो ये राजस्थान का मुकुंदरा जो है वो राजस्थान का 3rd है लार्जेस्ट। और सेकंड कौन है फ्रेंड्स, देखिए सरिस्का। तो पहले सरिस्का आएगा फिर वो आएगा। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था। इसका नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जो दिल्ली से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की और जयपुर से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स ये सरिस्का है, पहले राजाजी आएगा, उसके बाद राजाजी चूंकि उत्तराखंड में है, उसके बाद फिर सरिस्का आएगा। चूंकि ये देखिए दिल्ली से सटा हुआ, दिल्ली से 250 किलोमीटर है, इस दैट मीन राजस्थान में ऊपर है। तो वो उत्तर से मतलब नॉर्थ टू साउथ हमें जाना है। तो नॉर्थ में सबसे पहले राजाजी आ गया, फिर सरिस्का आ गया, उसके बाद सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा मुकुंदरा, ये जो है मुकुंदरा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ऑर्डर याद रखेंगे। सरिस्का को वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व देखिए उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और एवं पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये 48 टाइगर रिजर्व मतलब 48वां है फ्रेंड्स। भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। ये 2015 में हुआ है, ये 1979 में हुआ है, और उसके पहले ये 2013 में हुआ है। ये सब याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश की सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसे वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत
वर्ष 1993 में इसे एक बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूरे इंडिया के सारे टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है। देखिए राजाजी कॉर्बेट ये सब है उत्तराखंड में। फिर यहाँ देखिए सरिस्का पहले है, फिर रणथंभौर है, फिर मुकुंदरा है। देखिए सरिस्का आ गया, रणथंभौर हमसे नहीं पूछा था। उसके बाद मुकुंदरा है, मुकुंदरा हिल्स के पास मुकुंदरा है, और उसके बाद लास्ट में क्या है, बांधवगढ़, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है। देखिए तो इस तरह से ये सारे टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स। देखिए मैप के लोकेशन के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। आइए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, चीन के साथ रूस की सीमा से केवल कुछ ही दूरी पर और उत्तर कोरिया के उत्तर में गोल्डन हॉर्न बे, इसी से आपका आंसर बन सकता है फ्रेंड्स, पर स्थित यह रूस के प्रशांत तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। इसे रूसी नौसेना द्वारा प्रशांत महासागरीय बेड़े के मुख्य केंद्र के तौर पर उपयोग किया जाता है। भारत एवं रूस द्वारा इस बंदरगाह शहर और चेन्नई के माध्यम से मध्य एक पूर्ण समुद्री मार्ग प्रस्तावित किया गया है। ये किस बंदरगाह के बारे में बोला गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। सोची, आजोव, व्लादिवोस्तोक और मरमंस्क। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, खास करके यहाँ पर देखिए इस बंदरगाह शहर और चेन्नई, ये चूंकि देखिए इंडिया से है, के मध्य एक पूर्ण समुद्री मार्ग प्रस्तावित किया गया है, तो वो है व्लादिवोस्तोक फ्रेंड्स। ओके, तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी। देखिए व्लादिवोस्तोक, इसे रूसी भाषा में देखिए क्या बोला जाता है, पूर्व का शासक। रूसी भाषा में व्लादिवोस्तोक का मतलब है पूर्व का शासक। यह एक शहर और सुदूर पूर्वी संघीय जिला एवं प्रीमोत्स्की क्राय थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम फ्रेंड्स, क्राई का प्रशासनिक केंद्र है। ये रूसी वर्ड है। यह उत्तर कोरिया के उत्तर में गोल्डन हॉर्न खाड़ी, देखिए मैंने बोला ये अगर आपको पता है गोल्डन हॉर्न खाड़ी कहाँ है तो आप ये आंसर कर सकते हैं, और चीन से लगती रूस की सीमा से केवल कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसे देखिए यह एक शहर, ये शहर का नाम आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको दिया हुआ है। व्लादिवोस्तोक रूस के प्रशांत तट यानी कि पैसिफिक कोस्ट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये याद रखेंगे हम, ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा यह प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को, ये रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ती है, और पश्चिम में यूरोप के देशों को जोड़ता है का अंतिम स्टेशन है। ये लास्ट स्टेशन भी है फ्रेंड्स, ये जोड़ने का काम करता है यूरोप के देशों को रूस से। भारत एवं रूस द्वारा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह शहर और चेन्नई के मध्य एक पूर्ण समुद्री मार्ग प्रस्तावित किया गया है। ये समुद्री मार्ग भारत और रूस के बीच में प्रस्तावित किया गया है। समुद्री मार्ग की लंबाई लगभग 5600 समुद्री मील या लगभग 10,300 किलोमीटर होगी। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में समाचारों में आया डी हाइफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, डी हाइफिनेशन पद संबंधित है, किससे है? गूगल द्वारा विकसित, ये अभी न्यूज में था, गूगल द्वारा विकसित कोविड-19 से संबंधित सॉफ्टवेयर से है। स्पाईवेयर से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से है। एक प्रकार की कूटनीतिक शब्दावली है या फिर लघु उपग्रहों का पता लगाने की एक तकनीक से है। तो देखिए फ्रेंड्स, डी हाइफिनेशन ये जो नाम है इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कोविड-19 से बिल्कुल संबंधित नहीं है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक कूटनीति शब्दावली है, इसका उपग्रहों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये सी है, 1 लाइनर क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वर्ष 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए, परंतु इस यात्रा के दौरान वह फिलिस्तीन नहीं गए। इजराइल तो गए पर फिलिस्तीन नहीं गए। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत की पूर्व में अपनाई गई नीति से विपरीत है। इससे पहले भारतीय राजनेता एक साथ दोनों पश्चिम एशियाई देशों का दौरा करते रहे हैं। मतलब इससे पहले जितने भी राजनेता गए हैं इजराइल, वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जगह गए हैं, लेकिन इस बार जो 2017 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ गए थे तो वो इजराइल गए हैं और फिलिस्तीन नहीं गए हैं।
भारत द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नीति को कूटनीतिक एक्सपोर्ट डी हाइफनेशन का नाम दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, डी हाइफनेशन किसे दिया जाता है? भारत द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नीति को कूटनीतिक एक्सपोर्ट डी हाइफनेशन नाम देते हैं। मतलब एक जगह गए और दूसरे जगह नहीं गए, उसको ये नाम दिया गया। डी हाइफनेशन की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान की आपसी तलखी को नजरअंदाज करते हुए दोनों देशों के साथ रिश्तों को अलग अलग तरजीह देना, ये पूरा यहाँ पर मीनिंग समझाया है फ्रेंड्स, के संदर्भ में अपनाई गई नीति से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी के लिए प्रारंभ, ये डबल हो गया, प्रारंभ की गई निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग इससे पहले भी अभी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं पहले प्रीवियस सेशंस में, तो मैंने NMCG के बारे में बताया है। अर्थ गंगा परियोजना में गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिए ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाता है। कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। 1860 के तहत जो एक सोसाइटी बनाया गया था उसके तहत बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्विज ऑनलाइन इसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो 1 ए इज करेक्ट। देखिए ए इज करेक्ट। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, अतः कथन एक सही है। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान, देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने केंद्रित करने के साथ ही नमामि गंगे परियोजना को अर्थ गंगा जैसे एक सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया है। इसे नमामि गंगे परियोजना के अंदर में एक सतत विकास के लिए अर्थ गंगा जैसे मॉडल को परिवर्तित करने का आग्रह किया है। नमामि गंगे परियोजना को परिवर्तित करना है अर्थ गंगा में। ये आर्थिक गतिविधियों संबंधित है, ना कि क्विज से। क्विज के लिए देखिए फ्रेंड्स, गंगा क्वेस्ट पुरस्कार वेट अ मिनट। गंगा क्वेस्ट अवार्ड्स गंगा नदी पर पहली राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज है। ये पहली है, ना कि अर्थ गंगा। अर्थ गंगा है नमामि गंगे को अर्थ गंगा में बदलने का एक सतत विकास करने का तरीका है। गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिए 1 महीने तक ऑनलाइन क्विज आयोजित की गई थी। तो अतः कथन दूसरा सही नहीं है। आइए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रू जनजाति की सबसे अधिक आबादी त्रिपुरा में पाई जाती है। ब्रू जनजाति की कुल 12 उपजातियां हैं। ब्रू जनजाति के लिए किए गए चतुर्पक्षीय समझौते में इस समुदाय के लोगों को मिजोरम में बसाने का प्रस्ताव है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर ये जो 12 उपजातियां हैं ये बिल्कुल सही है। ये त्रिपुरा में सबसे अधिक पाई जाती है, ये बिल्कुल नहीं है। और ये मिजोरम में नहीं, त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई है। तो 1 और 3 आर इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर होगा 1 और 3, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया है। देखिए ये 3 हो गया, इनकरेक्ट है वो दोनों। ब्रू अथवा रेयांग, देखिए फ्रेंड्स कल के सेशन में मैंने बताया है रेयांग जाति के बारे में। ब्रू अथवा रेयांग जनजाति पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं, जो मुख्यतः देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहते हैं। 3 स्टेट में रहते हैं ये ब्रू या फिर रेयांग जनजाति। इस जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मिजोरम के मामित और कोलासिब, देखिए मिजोरम के, यहाँ त्रिपुरा दिया है और यहाँ पर क्या है, मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है। अतः कथन एक सही नहीं है। सबसे अधिक आबादी इन दोनों में यानी कि मिजोरम में। इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उपजातियां शामिल हैं और इस जनजाति के लोग अधिकांशतः ब्रू भाषा बोलते
हैं, तो दूसरा सही है। 16 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों को लेकर एक चतुर्पक्षीय समझौता किया गया है। किनके किनके बीच हुआ है फ्रेंड्स, देखिए और डेट याद रखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। 16 जनवरी 2020 को पहला पक्ष है केंद्र सरकार, दूसरा है त्रिपुरा सरकार, तीसरा है मिजोरम सरकार और चौथा है ब्रू प्रतिनिधियों। ओके फ्रेंड्स, ये 4 हो गया, इसलिए चतुर्पक्षीय समझौता किया गया, जिसमें त्रिपुरा में रह रहे ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी, ना कि मिजोरम में, तो तीसरा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्षेत्रों, उत्पादन के लिए जो क्षेत्र होते हैं हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, उससे क्वेश्चन है। 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में विद्युत तथा कच्चा तेल के उत्पादन की भागीदारी निम्नलिखित है। इलेक्ट्रिसिटी एंड कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। ओके फ्रेंड्स, तो कितने परसेंटेज का उत्पादन होता है वो हमें बताना है। ए है 10.33% और 6.8, मतलब विद्युत है हो गया 10 और कच्चा तेल हो गया 6। इस तरह से हम लोग देखेंगे रिस्पेक्टिवली 6.88 और 17.92, 19.85 और 8.98, 10.33 और 2.63। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सिंपल सा है। हमारे यहाँ विद्युत का उत्पादन बहुत सेकेंड लार्जेस्ट के हिसाब से होता है, तो ये 19.85 और कच्चा तेल हमारे यहाँ 8.98% ही उत्पादित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सी नंबर देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल 8 प्रमुख क्षेत्रों की भागीदारी निम्नलिखित है। रिफाइनरी, देखिए फ्रेंड्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा 28.04%, विद्युत 19.85 जो हमसे पूछा गया है, मैंने बोला ये सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट है। फिर स्टील है, फिर कोल है, स्टील कोल, फिर है क्रूड ऑयल, देखिए ये हमसे पूछा गया था। फिर गैस है, ये 8 सेक्टर हमें बिल्कुल भी अच्छे से याद रखने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन सब में जो प्रोडक्शन हुआ है, तो ये जो 7 है ये इन सब में नेगेटिव हुआ है और सिर्फ मात्र एक हमारा उत्पाद है जो उर्वरक फर्टिलाइजर है, ये पॉजिटिव में है। तो हमारा 7 सेक्टर माइनस में है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है, और ये प्लस में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखेंगे। मात्र एक सेक्टर जिसमें उत्पादकता बढ़ी है या फिर इंक्रीज की है, तो उसे हम लोग उर्वरक या फर्टिलाइजर बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। GW190412 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये नाम है, ये किससे संबंधित है हमें बताना है। लड़ाकू विमान से, कोविड-19 से निपटने हेतु एक टीके से, ब्लैक होल से संबंधित घटना से, नौवहन पोत से। मैंने पहले ही बोला फ्रेंड्स, ये हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक इससे ज्यादा रिलेटेड है। ब्लैक होल से संबंधित है, ये जरूरी नहीं है कि अभी विकसित किया गया है तो यह कोविड-19 से होगा, विमान से तो किसी भी तरह इसका लेना देना नहीं है, और नौवहन पोत भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये सी। हाल ही में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं द्वारा 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय का पहली बार पता लगाया गया है। 2 असमान द्रव्यमानों के फ्रेंड्स लीगो के थ्रू में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंगों वेधशालाओं द्वारा, लीगो के द्वारा 2 पहली बार पता किया गया। यह पहली ऐसी खोज है जिसमें असमान द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल शामिल है। यह पहली ऐसी खोज है जिसमें 2 असमान द्रव्यमान मतलब जो इनइक्वल मासेस जो होते हैं वो के 2 ब्लैक होल शामिल हैं, वो बराबर नहीं है। इस घटना को GW190412 का नाम दिया गया है। इस घटना का पता वर्ष 2019 में लगाया गया था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संकेतक है, मतलब जो GI टैग जो जिससे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और संबंधित राज्य, ये किससे संबंधित है? चाकहाओ कृषि का है मणिपुर, कछई नींबू कृषि तेलंगाना, खोला मिर्च कृषि गोवा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सा सही है हमें बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, ये चाकहाओ कृषि मणिपुर का बिल्कुल सही है। कछई नींबू ये तेलंगाना का नहीं है, और ये खोला मिर्च ये बिल्कुल सही है, गोवा का है। ये
बहुत छोटे छोटे बहुत तीखे मिर्च होते हैं। तो 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स, ये GI टैग है जो इस साल दिए गए हैं इस साल या फिर पहले भी, तो उन सब टैग्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चा खाओ, कछाई नींबू, शफी लाम्फी, वांगखी फेई, देखिए ये सब क्या है, मणिपुर के हैं। यहाँ पर कछाई नींबू पूछा था, ये भी है, और चा खाओ ये दोनों एक ही स्टेट का है फ्रेंड्स, मणिपुर का। जबकि खोला मिर्च गोवा का है, ये बिल्कुल सही है। आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए फ्रेंड्स, ये आयुष मंत्रालय का नहीं है, आयुष है, इसका मतलब ये नहीं कि आयुष मंत्रालय से होगा, तो पहला गलत है, तो ये दूसरा सही है। देखिए, ये आयुष मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा, देखिए ये दो है यहाँ पर, एक नहीं है, यहाँ सिर्फ आयुष मंत्रालय बोला है, तो आयुष मंत्रालय नहीं होगा। यहाँ MSMEs और आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अतः कथन एक सही नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय आयुर्वेद, देखिए होम्योपैथ, आयुर्वेद, योग एवं सिद्ध पद्धतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। ये 3 सेक्टर्स पर काम किया जाएगा फ्रेंड्स। साथ ही उद्यमियों को विदेशों में क्लिनिक या फिर आउटलेट खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सिर्फ अपने, ना कि अपने देश में, बल्कि विदेशों में भी अपने क्लिनिक को खोलने की के लिए बोला जाएगा, उत्साहित किया जाएगा, ताकि आयुष क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इससे निर्यात हम लोगों का बढ़ेगा। वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदिक उपचार और योग की बढ़ती मांग को देखते हुए इस कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कथन 2 सही है। कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट केयर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है। एक हमारा PM केयर फंड है, वो इससे रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये कोविड-19 के लिए है। आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, PM केयर्स फंड, जो मैंने अभी बोला, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने आंसर में भी बता दिया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IBRD। तो ये किस कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाया गया है फ्रेंड्स। तो ये चलाया गया है ADB बैंक के द्वारा, ADB के द्वारा, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। देखिए, ये बिल्कुल सही है, C। कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन केयर्स कार्यक्रम को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा चलाया गया है। यह कार्यक्रम ADB की काउंटर साइक्लिक सपोर्ट फैसिलिटी के तहत संचालित कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन CPRO द्वारा वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ADB के सदस्य देशों में 800 मिलियन से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब इसमें बोला गया है फ्रेंड्स। तो ये ADB के द्वारा किया गया है, ना कि अन्य किसी संस्था द्वारा। आजादी के बाद भारत के संदर्भ में निम्नलिखित आयोगों, समितियों पर विचार कीजिए। धर आयोग JVP, फजल अली आयोग JVP समिति, जवाहरलाल फिर P पट्टाभी सीतारमैया और V से विश्वेश्वरैया। ठीक है फ्रेंड्स, ये JVP है। देखते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। कौन सा या से वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 2, 1, 2, 3।
देखिए फ्रेंड्स ये तीनों ही आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित है और तीनों ही आयोगों ने भाषा के आधार पर तर्क दिया है, तो ये बिल्कुल सही है तीनों। देखिए तीनों सही है इसका। भारतीय संघ में राज्यों का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर, देखिए 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी, जिसमें आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ऐसा बोला। भाषा के आधार पर ना होकर रिपोर्ट जब यहाँ पर बोला गया, तो यहाँ पर अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया, तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि भाषाई राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। धर आयोग की रिपोर्ट के बाद उपजे असंतोष के कारण कांग्रेस द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया गया। इस रिपोर्ट से असंतोष रखते हुए जे.वी. और पी विश्वेश्वरैया, सॉरी वल्लभ भाई पटेल था वो, माय फॉल्ट, कंफ्यूजन में थोड़ा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन नाम थे जिसे हम लोग JVP कहते हैं, समिति के रूप में भी जाना जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की, जिसमें औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। ये इसे अस्वीकार कर दिया, तो ये भी यहाँ पे निरस्त हो जाता है। भारत में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद, ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ही लागू हुआ था फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर ये अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों में इसी तरह की मांग उठने के कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्य, देखिए इसमें 3 सदस्य थे, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करना पड़ा। इसने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। देखिए, किंतु इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। बाकी दोनों में निरस्त किया गया भाषा के आधार पर, लेकिन फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई उसमें इसे स्वीकार किया गया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, एक राज्य एक भाषा को ये नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 12, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? भूमध्य मेडिटेरियन सी के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए, लेबनान, सीरिया, इराक, इजराइल, कौन सा सही हमें बताना है? 1 2 3 2 3 1 2 और 4 2 और 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेबनान भी है, यहाँ पर सीरिया भी है, इराक नहीं है, इराक कहीं और है, और इजराइल भी है। तो 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, सी है ऑप्शन सही। ये मेडिटेरियन सी है। देखिए इधर ट्यूनिस है, लीबिया है, इजिप्ट है, टर्की है, ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, बट यहाँ पर ये नहीं है, इराक नहीं है। देखिए, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश बहुत सारे छोटे बड़े सभी देश हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इराक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आज के बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक्स से रिलेटेड है फ्रेंड्स, लेकिन वो किसी न किसी कारण न्यूज में भी रहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। ऐतिहासिक स्थल है ये और ये राज्य है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिशुपालगढ़ छत्तीसगढ़, कालीबंगन राजस्थान। कौन सा सही है हमें बताना है। 1 और 2, 1 और 3, केवल 1, 1 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही, कालीबंगन राजस्थान में ये भी सही है, शिशुपालगढ़ छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। शिशुपालगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, शिशुपालगढ़ छत्तीसगढ़ में, सॉरी शिशुपालगढ़ छत्तीसगढ़ में नहीं है, ओडिशा में है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान
पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में ई बुक, देखिए इस नाम से, प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ई बुक एक मतलब जैसे आजकल सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है, उसी में ऑनलाइन एक बुक प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड का विमोचन किया, उद्घाटन किया। प्रोफेसर बी लाल को इसी वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, वो भी वर्ष 2020 में, और इनके नाम से बुक भी ऑर्गेनाइज की गई है। प्रोफेसर बी लाल ने हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिशुपालगढ़ ओडिशा, पुराना किला दिल्ली, कालीबंगन राजस्थान समेत कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से करंट से जोड़ा गया है। ये पुरानी बातें कौन कौन कहाँ है, कब इसकी ऐतिहासिक खोज हुई, लेकिन उसे अभी क्योंकि 2020 में पद्म भूषण से नवाजा गया है, इसलिए उसे उन्हें यहाँ से जोड़ दिया गया और इनके नाम से ई बुक भी डिस्कवर की गई है, इसलिए विमोचन किया गया है, इसलिए इसे अभी जोड़ के पुराने क्वेश्चन से मिलाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन बजट सर्वेक्षण में भारत को 117 देशों में 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, क्या ये बात है? ओपन बजट सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा जारी किया जाता है, क्या ये बात है? ओपन बजट सर्वेक्षण में स्वीडन को बजट पारदर्शिता के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ, कि ये बात है? कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो ये 50वां स्थान नहीं है, 53वां 53rd है। ये भी जो है इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी नहीं है, और ये पहला स्वीडन को नहीं मिला है। ये तीनों कथन बिल्कुल गलत है। देखिए ऑप्शन डी, ये तीनों कथन बिल्कुल गलत है। हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वे के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में देखिए 53rd स्थान पर है फ्रेंड्स, ना कि 50, तो एक गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में भारत को केंद्रीय बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में 100 में से 49 अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। वहां पर लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये नहीं है, IBP है। बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में न्यूजीलैंड को सर्वाधिक, देखिए फ्रेंड्स, ना कि स्वीडन को, न्यूजीलैंड को, यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था, स्वीडन बोला गया था, स्वीडन नहीं है, न्यूजीलैंड है। सर्वाधिक 87 अंक प्राप्त हुए हैं और वह इस सर्वेक्षण में 117 देशों में सबसे ऊपर है। और भारत को कितना मिला है फ्रेंड्स, 49। देखिए तीसरा भी सही नहीं है। आइए हम अपने आसपास के देश के बारे में जानते हैं। वही सर्वेक्षण में पाकिस्तान को 28, बांग्लादेश को 36, चीन को 19, श्रीलंका को 47, म्यांमार को 28 और नेपाल को 41 अंक प्राप्त हुए हैं। इन सब में इंडिया बेहतर है 49 के साथ। बनेर घट्टा जैविक उद्यान, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है फ्रेंड्स, 1 लाइनर क्वेश्चन है। कहाँ है ये बताना है, सिंपल सा है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक। तो बनेर घट्टा नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है कि ये कर्नाटक या फिर ओडिशा का होगा, लेकिन ये कर्नाटक का है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बनेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी, जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान 1974 में ही घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया, जिसे बनेरघट्टा जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से को बनाया गया, उसका नाम बनेरघट्टा जैविक उद्यान है और ये कब 2002 में बनाया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं स्थापित किया गया था। देश का सबसे पहला तितली पार्क 2006 में बनेरघट्टा में ही स्थापित किया गया था, यह भी याद रखेंगे। यह उद्यान जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुओं, बाघ, चीतों एवं हाथियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। यहाँ ये सब पाए जाते हैं। तो बनेरघट्टा कहाँ है, कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16,
हाल ही में समाचारों में आए पद और से संबंधित जन औषधि सुगम वेब आधारित डैशबोर्ड है, HCARD कोविड-19 से संबंधित सॉफ्टवेयर है, टोकामक नाभिक के संलयन है। कौन सा सुमेलित सही है हमें ये बताना है। 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, जन औषधि सुगम ये वेब आधारित डैशबोर्ड नहीं, ये एक मोबाइल ऐप है। तो 1 गलत हो गया। अगर 1 गलत हो गया तो देखिए मेरा सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल बचेगा सी जो सिर्फ यही सही है, और ये भी गलत, ये भी गलत है, ये केवल सही है। यह संबंधित सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सुरक्षा कर्मियों के लिए है, HCRAD। ओके फ्रेंड्स, ART। तो देखिए ये सी सही है। जन औषधि सुगम एक देखिए मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को अपने निकटतम यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का पता लगाने और सस्ती जेनरिक दवा की प्राप्ति में सहायता करता है। इस मोबाइल एप्लीकेशन या जन औषधि सुगम को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लिए भारतीय फार्मा PSU ब्यूरो ऑफ PSUs ऑफ इंडिया BPPI जिसे हम लोग बोलते हैं द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, देखिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये एक सही नहीं है। HCARD कोविड-19 हेल्थ केयर वॉरियर्स, देखिए फ्रेंड्स जो मैंने बोला सुरक्षाकर्मी जो हमारे होते हैं मतलब हेल्थ केयर के वो वॉरियर्स की सहायता के लिए सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में स्थित CSIR लैब द्वारा विकसित किया गया एक रोबोट है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये एक रोबोट है HCART। यह डिवाइस रोबोट कोविड-19 संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मुख्य स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करता है, इसलिए दूसरा भी सही नहीं है। मतलब जो कोविड-19 जिनको हो चुका है, जिनको आइसोलेशन में रखा गया है, उन तक एक इंसान ना जाकर उन तक एक रोबोट जाता है जो जिससे ये जो दूरी बनाने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, या फिर उनसे सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं, वो उनसे शारीरिक दूरी कैसे बनाए रखें इसमें हेल्प करता है। ये इसलिए इसे इस रोबोट को बनाया गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक रोबोट है। टोकामक यह प्लाज्मा के चुंबकीय परिरोधन के लिए नाभिक के संलयन अनुसंधान में प्रयुक्त एक उपकरण है। ये बिल्कुल देखिए सही है, नाभिक के संलयन। यह चुंबकीय क्षेत्र की एक जटिल प्रणाली से बना होता है जो एक खोखले डोंट के आकार के कंटेनर में अभिक्रियाशील आवेशित कणों के प्लाज्मा को प्रतिरोधित करता है। ये इससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र के एक जटिल प्रणाली से बना होता है। 1960 के दशक के मध्य में टोकामक टोरॉइडल चुंबकीय परिरोधन हेतु रूसी शब्दों का एक एक्रोनिम को सोवियत संघ के प्लाज्मा भौतिकविदों द्वारा विकसित किया गया था। कथन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक की लर्निंग पॉवर्टी की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह उन बच्चों के प्रतिशत को दर्शाता है जो 10 वर्ष की आयु तक भी एक सरल पाठ को पढ़ने में असमर्थ हैं। यह कुल आंकड़ों के स्थान पर व्यक्तिगत मामलों के आधार पर गरीबी का अध्ययन करने की पद्धति है। यह उन क्षेत्रों के प्रतिशत को दर्शाता है जिनके पास अपनी शैक्षणिक पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों तक पहुंच नहीं है। यह अवधारणा उस जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाती है जहां 35 वर्ष की आयु के बाद उनके सीखने की क्षमता में ठहराव आ जाता है। कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, हमें ये बताना है। तो देखिए ये ए वाला जो है ये बिल्कुल सही है। लर्निंग पॉवर्टी उसे बोलते हैं जिसे जैसे 10 वर्ष का बच्चा है जिसे पढ़ाया तो जा रहा है परंतु वो पढ़ने में असमर्थ है, या फिर उसे समझ नहीं आ रहा है, या वो लेसन पढ़ने में असमर्थ है। सिंपल सा वर्ड मान लीजिए अगर कखा गगा है तो भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का। तो जिसे वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं होते उसे लर्निंग पॉवर्टी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया है, जिन्हें वर्ड को समझने में या फिर
लर्निंग पावर कमज़ोर है उसे हम लोग बोलते हैं, जो 10 साल से तक के बच्चों के लिए कहा गया है। देखिए अब इसमें क्या है, लर्निंग क्राइसिस का व्यापकता को उल्लेखित करने के लिए विश्व बैंक ने यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिक्स के साथ मिलकर, विश्व बैंक और यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिक्स के साथ, ये दोनों मिलकर विकसित नए आंकड़ों का उपयोग करते हुए लर्निंग पॉवर्टी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग पॉवर्टी को प्रस्तुत किया है। किसके साथ है ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, विश्व बैंक और यूनेस्को। लर्निंग पॉवर्टी को सरल पाठ भी पढ़ने और समझने में असमर्थ 10 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संकेतक स्कूलिंग एवं लर्निंग संकेतकों को एक साथ लाता है। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ये कुछ ज्यादा ही, दोनों को एक साथ लाता है। विश्व बैंक के नए आंकड़ों के अनुसार निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले देश, देखिए फ्रेंड्स, निम्न ये किस में ज्यादा पाया जाता है, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले देश में सभी बच्चों का 53% लर्निंग पॉवर्टी से पीड़ित है। जो लर्निंग पॉवर्टी को कम करने के लिए, देखिए हमारा SDG गोल भी है, ये SDG 4 में कहा गया है, जिसमें कहा गया है क्वालिटी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, उसके अंतर्गत भी ये आ रहा है। लेकिन 53% है और ये UN का भी गोल है SDG 4। तो ये जो 50% लर्निंग पॉवर्टी है, इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है अभी। समावेशी, ये जो SDG 4 है, इसमें क्या है, समावेशी एवं समतापूर्ण गुणवत्ता परक शिक्षा सुनिश्चित करना, ये अभी बहुत दूर है अपने लक्ष्य से, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि 53% लर्निंग पॉवर्टी से पीड़ित है देश, ऐसे देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कच्चे तेल की वैश्विक मांग आपूर्ति पर आउटलुक जारी करती है, किस संस्था के अंतर्गत आती है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। ओपेक, OECD, UNO, WTO। अब कच्चा तेल या तेल से संबंधित है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ओपेक होगा, तो ये UNO भी नहीं है, ये है OECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसका आंसर है बी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है जो अपने देश 30 सदस्य देशों और 8 सहयोगी देशों के साथ वैश्विक, देखिए फ्रेंड्स, ये 30 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश है। तो क्या भारत इसका भाग है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 30 सदस्य देशों में नहीं है, ये 8 सहयोगी में देशों में एक भारत भी सहयोगी देश है, जो कि 2017 में इससे जुड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है, इस पर काम करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी, जब ओपेक, देखिए तो ये मैंने बोला ओपेक नहीं होगा वहां पर, ओपेक कार्टेल ने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था। जब क्राइसिस हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद इतने ज्यादा तेल के दाम बढ़ गए कि पूरी दुनिया दंग रह गई, और ये ओपेक कार्टेल ने किया था। भारत वर्ष 2017, देखिए वर्ष 2017 में IEA का एक सहयोगी सदस्य बना है, ना कि सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के ढांचे में स्थापित एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। विश्व बैंक या फिर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विपरीत IEA अनुदान या ऋण प्रदान नहीं करता। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंक तो IMF ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन IEA अनुदान या मतलब एड या फिर कोई किसी प्रकार का लोन नहीं देता। तो बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का दौरा किस क्रम में कर सकते हैं? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का दौरा, तो ये हमारे देश में 7 है फ्रेंड्स, मैंने पहले बता दिया, उनमें से 4 आपको दिया गया है। इसका सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। रावत भाटा कहाँ है? नरौरा है, कैगा है, काकरापारा है। तो अगर आपको ये सब पता है सिचुएशन, तो ही आप बता सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमेशा ही क्वेश्चन में किसी न किसी तरह से पूछे जाते हैं। 2314, 2143, 2413, 3412,
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये जगह है कहाँ। रावत भाटा कहाँ है? ये गुजरात में है, सॉरी रावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है आई थिंक, काकरापारा ये गुजरात में है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हमें कैगा में डाउट भी है तो कोई बात नहीं, नरौरा जो कि यूपी में है तो ये सबसे पहले आएगा। तो देखिए ये सबसे पहले अगर आ रहा है तो ये तीनों लाइन से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उसके बाद रावत भाटा राजस्थान में है, तो 2 के बाद 1 आना चाहिए। तो देखिए 2 के बाद 1 है। उसके बाद काकरापारा है, तो काकरापारा है, लास्ट में कैगा है क्योंकि कैगा साउथ में है और काकरापारा गुजरात में है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है। अगर हमें एक नहीं भी आ रहा है तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं बाकी के अनुसार। वर्ष 2018 के अनुसार भारत दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा तेल का तीसरा बड़ा आयातक देश है 2018 के अनुसार फ्रेंड्स, लेकिन अभी इसका डेटा चेंज हो गया है तो हम लोग चेक करेंगे। देश में मार्च 2018 तक 7 परमाणु, देखिए 2018 तक 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 22 परमाणु रिएक्टर संचालन में थे। भारत के पास कुल स्थापित परमाणु क्षमता लगभग 6780 मेगावाट है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है और उसका स्थान बताया गया फ्रेंड्स। देखिए तारापुर, जो इसमें नहीं पूछा है, मैंने बोला 7 है तो 7 में से तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा देखिए राजस्थान में है। कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है। कैगा देखिए फ्रेंड्स, मैंने सही बोला था, कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में है। कलपक्कम ये तमिलनाडु और नरौरा उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो बी इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा या से अकबर के शासनकाल से संबंधित है? अकबर, तो ये एकनाथ, फैजी, तुलसीदास। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग उत्तर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तुलसीदास तो बिल्कुल भी है अकबर के काल से, तो 3 ही, लेकिन देखिए 3 सारे ऑप्शंस में है। फैजी और एकनाथ, तो फैजी याद होना चाहिए कि फैजी इससे जुड़े हुए थे, एकनाथ इससे नहीं जुड़े हुए फ्रेंड्स। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। एकनाथ जहांगीर से जुड़े हुए हैं। देखिए ये आंसर हो गया ए, जिसमें है 2 और 3। एकनाथ तथा तुकाराम, देखिए ये 2 नाम है जो जहांगीर से जुड़े हुए के समकालीन थे, जिन्होंने मराठी भाषा को विकसित करने में तथा लोकप्रिय बनाया था। अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 में फारसी गद्य एवं पद अपने चरमोत्कर्ष पर थे। फैजी जो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का भाई था, ये क्या है, अकबरनामा का लेखक जो अबुल फजल है उसका भाई फैजी है। एक प्रमुख कवि था जो अकबर के अनुवाद विभाग में काम करता था। इसके पर्यवेक्षण में महाभारत मतलब सुपरविजन में महाभारत का अनुवाद किया गया था। अकबर के शासनकाल के अन्य 2 प्रमुख फारसी कवि उतबी और नजीर थे। देखिए फारसी कवि इसके अलावा और कौन थे? उतबी और नजीर। नजीर एक साहित्यिक संरक्षक के रूप में अब्द अल रहीम खाने खाना के दरबार में शामिल होने वाला पहला ऐसा कवि था जिसका जन्म ईरान में हुआ था। मतलब खाने खाना के दरबार में शामिल होने वाला ये ऐसा कवि था जिसका जन्म ईरान में हुआ था। ये कौन था? नजीर। ओके फ्रेंड्स। तुलसीदास, देखिए तुलसीदास 1532 से 1623 तक रहा है। तो ये तुलसीदास जो है वो अकबर से लेकर जहांगीर तक के काल में है, तो हम लोग ये याद रखेंगे। मध्यकालीन युग के सर्वाधिक प्रभावशाली हिंदी कवियों में से एक है। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि है, इसलिए विकल्प ए सही है। और फ्रेंड्स थैंक यू, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, हमें उतना अच्छा लगेगा। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करते रहेंगे। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।